हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स का कल 1 तारीख का एग्ज़ाम है। तो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ मैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जो जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन सभी विषय से क्वेश्चन इसमें लाया गया है। साथ में आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्नों का डिस्कशन भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है फरिश्ता, अलबरूनी, अफीम, इब्न बतूता। तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। क्या हो जाएगा आंसर? अलबरूनी। बता दें कि अलबरूनी किताब उल हिंद की क्या किया था? रचना किया था। किसका? किताब उल हिंद का। यह 11वीं सदी में किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने गुलाम वंश को स्थापना कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? 1206 ईस्वी में। रजिया सुल्तान को प्रथम भारतीय शासिका कहा जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान प्रथम भारतीय शासिका थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजुके बावरी किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है फारसी, तुर्की, उर्दू, अरबी। तो बाबर ने तुजुके बावरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की में। किस भाषा में? तुर्की में। आपको बता दूं कि बाबर मुगल वंश के संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में। याद रखिएगा, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिम बंगाल में। आपको बता दूं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हराया था? सिराजुद्दौला को। ठीक है, किसे हराया था? सिराजुद्दौला को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन है एओहुम, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड बॉब। तो
क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉर्ज यूले। क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, चावल और जौ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चावल। क्या हो जाएगा? चावल। बता दूं कि चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन दुनिया में होता है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। कहाँ है? कटक में है। ठीक है। नेक्स्ट सेम प्रश्न आ गया, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कलकत्ता, वर्धमान, त्रिवेंद्रम, कटक। अभी बताया आंसर आपको, कटक। कहाँ है? कटक। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका मनीला में। कहाँ है? मनीला में। याद रखिएगा, कहाँ पे? मनीला में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? यानी जितना भारत में बंदरगाह से यातायात होता है उसका 5वें भाग को वो अकेले संभालता है। तो कौन है? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। आपको बता दूं कि भारत में 12 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह यानी अप्रॉक्स लगभग हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन में परावैंगनी किरणों की क्रिया, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के उच्च दाब में आना। आपको बता दूं कि सूरज से आने वाली परावैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? हमारा ओजोन परत करता है, जो समताप मंडल में स्थित है। आपको बता दूं कि ओजोन परत 32 किलोमीटर से कितने किलोमीटर से 32 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक क्या है? ओजोन परत उपस्थित है। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का कवच। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का कवच कहा जाता है। इसे मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भूचाल का अपकेंद्र होता है, यानी जब भूकंप आता है उसका अपकेंद्र क्या होता है? यह भाग जहाँ भूकंप का उद्गम होता है, वह बिंदु जो ज्वालामुखी प्रणव होता है, वह बिंदु जहाँ से भूकंप की तरंगी तीव्रता घट जाती है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पृथ्वी की वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। आपको बता दूं कि जहाँ पर भूकंप आता है उसका केंद्र से ठीक ऊपर वाले स्थान को, ठीक ऊपर वाले स्थान को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अधिकेंद्र। मतलब ये धरती है और जहाँ पे दो प्लेट क्या हुआ? आपस में टकराया, भूकंप आया, तो इस जगह को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। आपको बता दूं कि जब समुद्र में भूकंप आता है
तो क्या होता है, सुनामी आ जाता है। ठीक है। तथा भूकंप के तरंग को किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन है मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम। कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम। आपको बता दूं कि लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। कौन द्वीप है, प्रवाल द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, हरियाणा। तो बालक बालिका का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है, तो हो जाएगा हरियाणा। बता दूं कि इधर काफ़ी दिनों से हमारी जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, टोटल भारत का साक्षरता दर कितना है, 70.04। कितना है, 70.04%। जबकि पुरुष का कितना है, पुरुष का साक्षरता दर 82.14 और महिला का कितना है, तो महिला का है 65.646%। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्र अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है। मक्खन में, सेब में, पनीर में, चीनी में। सबसे ज़्यादा किस में है, मक्खन में। किस में होगा, मक्खन में। आपको बता दूं कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रश्न है, लाफिंग गैस, थोड़ा सा मिस्टेक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्तल किसकी मिश्र धातु है, यानी पित्तल किसकी मिश्र धातु होती है। सीसा और टीन, जस्ता और तांबा, एंटीमनी, टीन और सीसा, जस्ता और तांबा। तो क्या हो जाएगा आंसर, जस्ता और तांबा। दो प्रश्न सेम टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, क्या हो जाएगा, मीथेन। आपको बता दूं कि खाना बनाने में हम किसका, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है, यानी दिया सलाई में जो फास्फोरस का उपयोग करते हैं वो कैसा होता है, क्या अपरूप होता है। कोई भी फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो बता दूं कि दिया सलाई में जो हम प्रयोग करते हैं फास्फोरस वो कौन सा होता है, लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस किसको बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को। किसको बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को। ठीक है, इसका प्रयोग चूहों को मारने में भी किया जाता है, श्वेत फास्फोरस का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार नियंत्रक में सहायक औषधि का नाम क्या है, यानी जब फीवर हो जाता है तो उसे नियंत्रण किससे किया जाता है। इब्रुप्रोफेन, पेनिसिलिन, पैरासीटामोल और
कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पैरासीटामोल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल घी में परिवर्तन कैसे होता है? ऑप्शन है जल अपघटन द्वारा, एगार के संयोजन से, ऑक्सीकरण द्वारा, वायु तथा एक उत्प्रेरक का उपयोग करके, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो वनस्पति तेल घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? क्लोराइड, आयोडाइड, लोहा, जस्ता। तो समुद्री शैवाल में क्या होता है? ये रॉन्ग है। आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलम की द्वितीय पीढ़ी का, कीटों की शरीर भित्ति का। तो क्या हो जाएगा आंसर? कोशिका भित्ति। याद रखिए कि कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ए में है गर्भाशय, 2 में है बीजांडासन, अंडाशय और अप्रापोशिका। तो जो भ्रूण होता है उस किसके द्वारा होता है? तो गर्भाशय के द्वारा उसकी खाद्य पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे, गर्भाशय। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यकृत में। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो बता दूं आपको कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। ठीक है। बाकी ए, डी, ई, के ये सारा किस में है? वसा में घुलनशील है। ठीक है। नेक्स्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई से, बड़े या समग्र से, राष्ट्रीय आय से। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट कहता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कुटीर उद्योग का अभाव, पूंजी का अभाव, कृषि का समसामयिक, कृषि का सामयिक प्रकृति या अशिक्षा। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा कृषि का सामयिक प्रकृति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर कम जनभार। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनुनय शब्द का सही संधि विच्छेद है? अनुजोड़िय, 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 अनुजोड़ियाय, अनुजोड़यया। तो क्या हो जाएगा? अनुजोड़यया। क्या हो जाएगा आंसर? अनुजोड़यया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मित शब्द का सही अर्थ क्या है? स्मृति, भूखा, मुस्कान, अंधकार। क्या हो जाएगा आंसर? मुस्कान। नेक्स्ट गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469, 1560, 1448, 1479। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। आपको बता दूं कि गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान के पंजाब के तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है। नेक्स्ट मछली किसकी रचना है? मछली किसकी रचना है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, दिनकर रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा आंसर? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें क्या किया गया था? साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? 1984 में, 1985 में, 1986, 1987 में। तो आपको बता दूं कि दल बदल विरोधी कानून 1985 में बना था। कैवा संविधान संशोधन में बना था? तो 52वां संशोधन, ठीक है, 52वां संशोधन। ये किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु ज्वार भाटक कब होता है? तो लघु ज्वार भाटक पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, सप्तमी में अष्टमी के दिन, शुक्ल नवमी के दिन। तो आपको बता दूं कि लघु ज्वार भाटा कब होता है? सप्तमी तथा अष्टमी के दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र की सुरदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, सुरदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनकी रचना कौन है? इनकी रचना है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा कट गया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। घाना पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। तो यूपी में कौन है? याद रखिए, यूपी में चंद्रप्रभा। कौन सा? चंद्रप्रभा। मध्य प्रदेश में कौन है? असम में है काजीरंगा, ठीक है। राजस्थान में है सरिस्का। तो याद रखिएगा इन सारे को। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहा जाता है? उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म मुद्रा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खुला आकाश नीति क्या है? खुला आकाश नीति क्या है? डायरेक्ट आंसर बता दो। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा नियति संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना क्या है? खुला आकाश नीति है। नेक्स्ट कहता है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? ब्याज, लाभ और लाभांश, संपत्ति से किराया और ऋणों की वसूली। ये सारा शामिल है, लेकिन ऋणों की वसूली शामिल नहीं है। याद रखिएगा, ऋणों की वसूली। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रुपयों की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण के करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, उपरोक्त में से सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मिस्टेक है, क्रिप्स मिशन के बोल में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? किसे किया गया था? तो इसके लिए अधिकृत किया गया था मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, टोडरमल की भूमि व्यवस्था को आईने दहसाला कही जाती है, ठीक है, क्योंकि यह व्यवस्था पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित थी। इसको तैयार और लागू करने में 10 वर्ष लगे। इसमें व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई। उपयुक्त में से सभी। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह व्यवस्था पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों के आधारित थी, आंकड़ों से आधारित थी। बता दूं कि टोडरमल कौन था? मुगल वंश में वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। और अशोक के नवरत्न में भी ये शामिल थे। किसमें? अशोक के नवरत्न में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा गया। किसे कहा गया? ओसाका को। आपको बता दूं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो अहमदाबाद। याद रखिएगा, अहमदाबाद। और उत्तर भारत का किसे कहा गया है? कानपुर। दक्षिण भारत का किसे कहा गया? तो दक्षिण भारत का किसे कहा गया?
कोयम्बटूर किसे कहा गया? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 1919 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या था? प्रमुख विशेषता क्या था? उदारीकरण। क्या था? उदारीकरण। नेक्स्ट पवनार आश्रम का संबंध किससे है? यानी पवनार आश्रम का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, जयप्रकाश नारायण से, विनोबा भावे से। आप सभी को पता होगा पवनार आश्रम का संबंध किससे है? विनोबा भावे से। और कुछ बता दूं, जैसे सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम का संबंध किससे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है। उसके बाद शांति निकेतन, इसका संबंध किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? तो आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर से कौन सा था? जम्मू कश्मीर से कौन था? 370, जिसे हटा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या हो जाएगा आंसर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह किस में है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस में किया जा सकता है? किसमें? पीराहारी में, निश्चेतक में, मलेरिया रोधी में। ठीक है। और प्रतिजैविक में। तो किसमें किया जाता है? निश्चेतक में। नेक्स्ट अगला है सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट एल्युमिनियम का, आयरन का, कॉपर का, टीन का। तो सीडेराइट किसका अयस्क है? आयरन का। आपको पता होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, ये सब किसके अयस्क हैं? तो लोहा के अयस्क हैं। ठीक है। इस तरह से आपका 50 प्रश्न समाप्त हुआ। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए कौशिक जीएस एकेडमी से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, इन सब के लिए स्पेशल बैचेज आएंगे और स्पेशल सेट प्रैक्टिस और उसका डिस्कशन करवाया जाएगा हमारे चैनल से। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम से भी कौशिक जीएस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।